हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था। हम उसको आज खत्म करेंगे और फिर उसके बाद जो है नाउन के अगले काइंड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको सारे सारे के सारे काइंड्स को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बिना किसी देरी के चलिए स्विच होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पिछली दो क्लास से हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन को ही पढ़ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। अब वो पॉइंट ये है कि अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या फिर प्रोनाउन नाउन या फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बाद यूज होने वाली वर्ब जो होगी ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज होने वाली वर्ब जो होगी वो कैसी होनी चाहिए? वो इस नाउन या प्रोनाउन से एग्री करनी चाहिए। ठीक है, वो इस नाउन या प्रोनाउन से एग्री करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिमिलर हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हैं तो यहाँ पर क्या कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, मतलब जैसा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर है, क्या मेरे भाई? अगर नाउन या प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर नाउन या प्रोनाउन क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की गई हो, माफ करना, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो उनके साथ क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको आसान हो। ठीक है, आप नोट करके यहीं पर लिख लीजिएगा। मैं एक स्टेटमेंट टाइप लिख देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को याद करने में आसान हो। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप। लिखेंगे, if a if a noun or a, एक मिनट ऐसे मत करो। if a if a noun या फिर pronoun, if a noun या फिर pronoun, if a noun या फिर pronoun used used before a relative pronoun, ठीक है, used before a relative pronoun and verb comes after it and verb comes after it, ठीक है, and verb comes after it, ठीक है, verb must verb must verb must agree according to that, must agree according to that noun, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका, इसको आप अगर इस तरीके से आप भूल रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया कि अगर कोई नाउन या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अगर आता है और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस वर्ब का जो है उस नाउन या प्रोनाउन के साथ एग्री करना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अगर इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए इसको कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ये कैसे होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखता हूं इट इज मी, इट इज मी हु, इट इज मी हु, इट इज मी हु इज responsible, who is responsible, who is responsible for the loss, for the कुछ भी कर लो। इट इज मी हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट कर लो। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, फिर इसी के साथ देखेंगे इट वॉज हिम, it was him who, it was him who, it was him who, who were studying, who were studying, who were studying last night, last night। ठीक है, इट वॉज हिम हु वर स्टडिंग लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, एक और लिखता हूं दोज हु आर in the power, those who are in the power, those who are in the power has to be sensitive, has to be sensitive, has to be sensitive, sensitive, has to be sensitive, sensitive to the sufferings of the poor। ठीक है, ये हो गया। चलिए इन तीन सेंटेंसेस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और कहां पर क्या गलती है उसको पहचानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको पहचानने का प्रयास करेंगे हम सभी। चलिए चलिए देखते हैं वो क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद क्या इस्तेमाल किया गया है, वर्ब, और इसके पहले क्या इस्तेमाल हुआ, इट इज मी कहना गलत है। ठीक है, इट इज मी नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, इट इज आई होता है। क्या होता है, इट इज आई होता है। ठीक है, ठीक है, इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लिखना होगा, क्योंकि एग्री करना चाहिए। वर्ब जो है इस नाउन या प्रोनाउन के साथ एग्री करना चाहिए। ये इसको ना लिख करके हम यहाँ पर करेंगे तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। क्या होगा, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। इस तरीके से देखेंगे। इट वॉज हिम, हिम नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, हिम नहीं, यहाँ पर होगा ही। इट वॉज ही हु यहाँ पर वर नहीं होगा, ही के अकॉर्डिंग वॉज। ठीक है, इट वॉज ही, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर हु है। ठीक है, हु है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हु है। उसके पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या हुआ, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, पावर क्या होगा, यहाँ पर हैज ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज ना होकर के यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होगा,
हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। दोज हु आर इन द पावर हैव टू बी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल इस्तेमाल हमको करना होगा, ठीक है। बस ये पॉइंट था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस वर्ब को जो है उस नाउन या प्रोनाउन के साथ एग्री होना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इस चीज को समझ लिया, इस चीज को प्रूव कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है समाप्त, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे नाउन के एक और अगले काइंड को, ठीक है, प्रोनाउन के एक अगले काइंड को, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, या फिर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, मैं बैठाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा काइंड है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो मेरे भाई इसमें दो ही होते हैं, ठीक है, इसमें दो ही होते हैं, ईच अदर और वन एनदर, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच अदर और वन एनदर, ये दो है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसको लिखेंगे, कौन कौन से हैं ये, कौन कौन से हैं, ईच अदर और ये दूसरा है वन एनदर, ईच अदर और दूसरा है वन एनदर, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंस में, उस चीज को देखेंगे। इनका इस्तेमाल सेंटेंस में दो लोगों के बीच दो लोगों के लिए किया जाता है, और वन एनदर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों के लिए, ठीक है, और वन एनदर का इस्तेमाल दो लोगों से ज्यादा के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना भाई, आप बस उसी तरीके से नोट्स बनाते चले जाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एकदम सेम इस तरीके से लिखते हुए चले जाइए, एकदम, ठीक है। ये इस्तेमाल होगा कितने लोगों के लिए, ये इस्तेमाल होगा दो लोगों के लिए, और ये होगा दो से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। ये जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इनका, मैंने बता दिया पहले ना कि ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों के लिए और वन एनदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए किया जाएगा, और यही दो ही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता हूं, वाई वी आर, वाई वी आर फाइटिंग, वाई वी आर फाइटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर या फिर एंड वन एनदर, क्या, वन एनदर। बताओ इसमें सही कौन सा है, ठीक है, आप बताएंगे इसमें सही कौन सा है। यहाँ पर क्या फील किया जाएगा, ईच अदर होगा या फिर वन एनदर, कौन सा सही होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे दे मैरिड, फिर फिल करना है दे मैरिड लास्ट ईयर, ठीक है, दे मैरिड लास्ट ईयर। फिर फिर लिखता हूं टू ब्रदर्स शाउटेड, शाउटेड का मतलब पता है ना, शाउटेड का मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। टू ब्रदर्स शाउटेड, टू ब्रदर्स शाउटेड एट टू ब्रदर्स
साउटेड एट, एट, ठीक है, फिर स्पेस करेंगे, टू ब्रदर्स साउटेड एट इन पब्लिक, इन पब्लिक। फिल किया क्या जाएगा, ठीक है, फिल क्या किया जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। और मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं तो इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ all the people, it is the duty of all the people, it is the duty of all the people to love फिर स्पेस, ठीक है। चलो और एग्जांपल अगर देखें, the couple, the couple blamed, माफ करना, the couple blamed फिर स्पेस, ठीक है, the couple blamed for the loss, ठीक है। कितने सेंटेंस हो गए, ये कुल हो गए 5 सेंटेंसेस, ये कितने सेंटेंसेस हो गए, ये हो गए कुल 5 सेंटेंसेस, ठीक है, ये कुल हो गए 5 सेंटेंस। अब बताइए आप, ठीक है, अब बताइए इसमें फिल क्या किया जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताएंगे आप सभी फिल क्या किया जाएगा इसमें, ठीक है। फिल क्या किया जाएगा बताएंगे आप सभी, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, भाई वी आर फाइटिंग, ठीक है, भाई वी आर फाइटिंग विथ ईच अदर या फिर वन अनदर, क्या सही है इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वाई वी आर फाइटिंग यानी कि हम क्यों लड़ रहे हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। देखो लड़ने वाले वी का मतलब यहाँ पर क्या है, दो लोग भी हो सकते हैं, यानी कि दो लोग बीच लड़ाई हो सकती है, दो लोगों से ज्यादा के बीच भी लड़ाई हो सकती है। इसलिए हमको इस केस में ये भी सही मानना है और ये भी सही मानना नहीं, ये दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि ये वी जो है ना, यहाँ पर दो लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमको इसको भी सही करना होगा और इसको भी सही मानना होगा, ठीक है, इस चीज को अपना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दे मैरिड स्पेस लास्ट ईयर, ठीक है। शादी शादी कितने लोगों के बीच होती है, शादी कितने लोगों के बीच होती है, 4 लोगों की शादी एक साथ होती है क्या, नहीं, शादी 2 लोगों के बीच होती है, और 2 लोगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ईच, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर, ईच, दे मैरिड ईच अदर लास्ट ईयर, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की पिछली साल, ठीक है। 2 ब्रदर्स साउटेड एट स्पेस इन द पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टू क्या है, ब्रदर्स, 2 भाई हैं, यानी कि 2 भाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, कहां पर, पब्लिक प्लेस में, ठीक है। और जब 2 लोग हैं तो लोगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ईच अदर, यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पीपल टू लव, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पीपल, ऑल का इस्तेमाल क्या होता है, 2 से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑल का मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसमें 2 से ज्यादा तो है ही है, ठीक है। और 2 से ज्यादा का इस्तेमाल जब होता है तो वहां पर हमको कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करना होता है, वन एनदर, ठीक है, वन एनदर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। चलिए लास्ट देखते हैं, द कपल ब्लेम्ड फॉर द लॉस, द कपल ब्लेम्ड फॉर द लॉस, ठीक, कपल कितने लोग होते हैं, कपल कितने लोग होते हैं, कपल का मतलब 2 लोग, जोड़ा, ठीक है। तो 2 लोग मतलब क्या इस्तेमाल करना है, ईच अदर, ठीक है। हम क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर, क्योंकि 2 लोगों की बात की गई है और 2 लोगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखेंगे द कपल ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, चलो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी के लिए, ठीक है। यहां पर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रोनाउन के अगले काइंड की ओर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के अगले काइंड की ओर। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रह रहा होगा आपके मन में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा इन पर फोकस नहीं करना हमको। क्योंकि जो चीजें ट्रिकी थी, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन था, मैंने आपको कितना विस्तार से पढ़ाया, ठीक है। पूरी की पूरी 2 क्लास, और आज भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गया था, उसको भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ बराबर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। चलिए अगले काइंड की ओर बढ़ेंगे, जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है मेरे भाई? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है मेरे भाई? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पर बात किसकी होती है? यहां पर बात होती है वन एट अ टाइम, ठीक है। वन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक के बारे में बात होती है, ठीक है। और इनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा सिंगल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है? सिंगल हेल्पिंग वर्ब। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कौन कौन से? तो वो है ईच, ठीक है। वो है ईच, ईदर, ईदर और नीदर। इसको आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, तो आप जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका जो है सही है, ठीक है। ईच का इस्तेमाल कहां पर होगा? ईच का इस्तेमाल होगा वन आउट ऑफ द गिवन, ठीक है। एक के लिए इस्तेमाल होता है ईच का, मतलब दिए गए में से एक के लिए जो है ईच का इस्तेमाल होता है। ईदर का इस्तेमाल कहां होता है? वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, ठीक है। वन आउट ऑफ टू। यहां पर कोई नहीं होता है आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं होता है, ठीक है। ये केस होता है। इस स्थिति में हमको जो है इस हिसाब से क्या इस्तेमाल करना होता है? हमको ईच, ईदर और नीदर, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर, जो भी आप बोलना चाहें, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल करना होता है हमको, इनके साथ हमको इस्तेमाल करना होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। इनके साथ हमको इस्तेमाल करना होता है क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनके साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, चीजें हमको एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, चलिए एग्जाम्पल लिखता हूं। ईच, ईच, ईच हैव गिवन, ईच हैव गिवन दियर, ठीक है। अरे यार क्या करना, ईच हैव गिवन दियर आई कार्ड, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, इधर और राइट, इधर आर राइट, ठीक है। इधर आर राइट, मैंने क्या लिखा? इधर आर राइट, ठीक है। चलिए फिर मैं लिखता हूं, नीदर, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट आवर क्लेम, सपोर्ट आवर क्लेम, ठीक है। मैंने क्या लिखा? नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट आवर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, ऑन द, ऑन द प्रॉपर्टी, ऑन द प्रॉपर्टी। चलो फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ
दी गर्ल्स, ठीक है, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग, वर विलिंग, विलिंग टू, मैंने क्या लिखा, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रपोजल। मैंने कितने सेंटेंस लिख दिए, मैंने लिए 4। चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, चलिए लिखता हूं, ईच ऑफ द फोर पार्टी, ईच ऑफ द फोर पार्टी, ईच ऑफ द फोर पार्टी, ईच ऑफ द फोर पार्टी have been trying their best, ठीक है, कितने सेंटेंस हो गए, 5। चलिए इन 5 सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। आप बताइए इसमें कहां पर क्या गलती है, ठीक है, अगर आपको इन 5 सेंटेंस में कहीं पर एरर दिख रहा है तो आप बताइए, कमेंट्स में आप लिखिए इसको, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को कहां पर क्या मिस्टेक है, ठीक है। चलिए ईच का इस्तेमाल किसके लिए होता है, 1 के लिए, ईच का इस्तेमाल किसके लिए होगा, 1 के लिए होगा। अब जब एक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये जो है की जगह पर क्या होगा, ईच हैज गिवन देयर आएगा, ठीक है। अब जाकर वो सेंटेंस सही होगा। इधर का इस्तेमाल किस लिए होता है, 1 के लिए, वो आउट ऑफ 2, 2 में से एक के लिए होता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए आर की जगह पर क्या होगा, इज, ठीक है, इधर इज राइट, इधर इज राइट, ठीक है। चलो यहां पर क्या है, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट आवर क्लेम ऑन दी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर क्या मिस्टेक है, यहां पर आप देखेंगे ये सपोर्ट है, ठीक है, जब कुछ नहीं है मतलब वो एक ही है, एक मान के चलेंगे सिंगुलर, अगर वो कुछ नहीं है मतलब 2 में से कोई नहीं, ठीक है, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो सिंगुलर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट का सपोर्ट, जो वर्क में जो सपोर्ट इस्तेमाल किया गया है उसको सपोर्ट करना होगा, ठीक है, सिंगुलर करना होगा, ठीक है। अब जाकर ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर नीदर, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर का मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ईच है, ईच का इस्तेमाल किसके लिए होता है, एक के लिए होता है। ऑफ द फोर, फोर अगर है तो ये पार्टी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पार्टीज, ठीक है, अगर 4 है तो 4 पार्टी थोड़ी होंगे, 4 पार्टीज होंगी। और ईच है तो इसके लिए हमको क्या करना, इस्तेमाल करना होगा, ईच है तो हमको हैज की जगह, हैव की जगह हैज इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ईच ऑफ दी 4 पार्टीज हैज बीन ट्राइंग दियर बेस्ट, लेकिन यहाँ पर दियर नहीं होगा, दियर क्या होता है, प्लूरल होता है, इसके लिए हमको क्या करना होगा इस्तेमाल, इट्स बेस्ट, इट्स बेस्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द 4 पार्टीज हैज बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब यहां पर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, पूरे तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा एक और काइंड है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां तक नोट हो गया तो आगे बढ़े। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन बिल्कुल सेम होते हैं, बस अंतर थोड़ा सा यही होता है कि इम्फैटिक प्रोनाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं,
एम्फैटिक प्रोनाउन में बस इतना सा होता है कि उस पर जोर दे करके, किसी भी चीज पर जोर देने के बाद जब की जाती है ना, तो वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन का आंसर, ठीक है। और कुछ नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम होते हैं बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ना है हमको, हमको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते कहते हैं सेल्फ या सेल्स वाले, ठीक है, सेल्फ या सेल्स, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए इनका इस्तेमाल कहां पर होता है, ठीक है। इनका इस्तेमाल जो है, इनका इस्तेमाल कहां पर होगा, जब जब ऑब्जेक्ट, जब सेंटेंस में, ठीक है, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तब उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, तब उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। उस स्थिति में जाकर के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, ठीक है। चलिए, ये जो है कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करता, ठीक है। आप पॉइंट में लिखेंगे यहां पर, इट कांट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट, इट कांट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट, इट कांट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनका इस्तेमाल कहां पे होता है, when the object, when the object, when the object, when the object of a sentence, when the object of a sentence, when the object of a sentence is not given, is not given, मैंने क्या लिखा, when the object of sentence is not given, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, we use of reflexive pronoun, ठीक है। चल, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, ठीक है, मैं सेंटेंस लिखता हूं, माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ, माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ, माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ, माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ, myself and himself will invite the chief guest, ठीक है। myself and himself will invite the chief guest। फिर मैं लिखता हूं, myself will manage, myself will manage everything, myself will manage everything, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं, myself विवेक कुमार, myself जैसे कि मेरा नाम आपको पता है, myself विवेक कुमार। चलो, यहां पर क्या क्या एरर है उसको बताओ। चलो बताओ, कहां पर क्या एरर है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से यहां पर क्या एरर है, ध्यान से देखो, सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, बताओ, ठीक है। तो जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर ये माई सेल्फ नहीं होगा और यहाँ पर ये हिमसेल्फ नहीं होगा, ठीक है। माई सेल्फ की जगह पर आई और हिमसेल्फ की जगह पे him। लेकिन क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है, क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है। मैंने प्रॉपर नाउन में आपको पढ़ाया था कि अरेंजमेंट जो होती है, अरेंजमेंट जो होती है वो कैसी होती है, वो अरेंजमेंट कैसी होती है, 2-3-1 का, 2-3-1 का, मतलब ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमको पहले इस्तेमाल क्या करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही क्या होगा, ही एंड आई विल इनवाइट द चीफ गेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये माई सेल्फ की जगह पर क्या होगा,
आई होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो माई सेल्फ क्या होगा, गलत है। अगर इंट्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज विवेक, ठीक है। माई सेल्फ का इस्तेमाल करना गलत है। कूल बनने के लिए सब कह देते हैं माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ ढिमकाना, सब कह देते हैं, लेकिन वो कहना गलत होता है, ठीक है मेरे भाई, वो कहना गलत होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, मैं लिखता हूं उनको यहाँ पर, कुछ वर्ड्स हैं उनको मैं लिखता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ क्या क्या है उनके बारे में जानकारी, ठीक है। पहले लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप सभी भी लिखिएगा। चलिए मैं लिखता हूँ, वो वर्ड्स हैं इंजॉय, क्या है, इंजॉय, अवेल, ठीक है, इंजॉय, अवेल, अडॉप्ट, ठीक है, इंजॉय, अवेल, अडॉप्ट, एक्विट, एक्विट, enjoy, I will adapt, acquit, revenge, 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 poison, poison, reconcile, 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 और वर्ड्स हैं अभी, reconcile, hurt, put, ठीक है, hurt, put, find, introduce, 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 फिर है prostrate, prostrate, ठीक है, prostrate, और क्या है, एब्सेंट, एब्सेंट, और कुछ वर्ड्स हैं जैसे एब्सटेन, एब्सटेन, ठीक है। फिर जैसे है स्लैप, फिर है एब्यूज, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स और भी हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अगर इनमें से कोई भी, अगर ये सारे के सारे वर्ब है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं। अगर इन सारे वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया, अगर इन सारे वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया हो और वहां से रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, हमको वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा, तो हमको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं वो फॉलो करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन को फॉलो करेंगे। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्स एक्शन, आप कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, उसको मैं बताता हूँ आपको रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है। लिखेंगे, इफ एनी ऑफ these verbs, ठीक है, if any of these verbs, if any of these verbs shows reflex action, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। if any of these verbs shows reflex action, ठीक है, these verbs must be
must be followed this these verbs must be followed by reflexive case of pronoun। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन मतलब समझो ये कि अगर इन सारे के सारे वर्ड्स में से, ठीक है, अगर इन सारे के सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ब में से कोई भी वर्ब अगर इस्तेमाल की गई है तो उसका जो है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन को शो करे, यूज किया गया हो और वो रिफ्लेक्स एक्शन को शो करे। तो ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होंगी वो फॉलो करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन को ये फॉलो करें। जैसे एग्जांपल का थ्रू समझते हैं। और हाँ, सबसे पहले बता दूं ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। आप में से बहुत लोगों का ये डाउट आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर मान लीजिए एक क्या है, ये गेस करो ये क्या है, गेस करो ये क्या है, क्या है ये है एक मिरर। ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है, एक मिरर। ठीक है, और यहां से कोई क्या कर रहा है, यहां से कोई उस मिरर में देख रहा है। तो यहां से भी एक मिरर में से एक कोई देख रहा है। ठीक है, मिरर में से कोई देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो है क्या है, ये है डूअर। ये कोई एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। और ये एक्शन, ठीक है, ये एक्शन कर रहा है और ये एक्शन बाउंस बैक करके उस डूअर के पास आ जाए, यानी कि बाउंस बैक टू दी डूअर। ठीक है, अगर कोई डूअर कोई एक्शन कर रहा है और वो एक्शन जो है बाउंस बैक करके उस डूअर के पास आ जाए, ठीक है, बाउंस बैक करके वो क्या करे, क्या हो जाए, उसको वापस आ जाए, तो इसी केस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो कर रहा है उसको वापस मिल जा रहा है। ठीक है, जो चीज डूअर कर रहा है उसको वही वापस बाउंस बैक करके मिल जा रहा है। तो इसी केस को जो है, इस स्थिति को, इस पोजीशन को, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स कंडीशन कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। यहां तक क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर आई हर्ट हर, फिर मैं लिखता हूं आई हर्ट यू। देखो ये तो हर्ट है, ये इसी कैटेगरी से है। ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा है। तो आई हर्ट हर, मैंने उसको दुख दिया, क्या इसका प्रभाव मुझसे पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो किया है, मैंने दुख देने का जो काम किया उसको, वो तो उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, मतलब वो उसको दिया है मैंने, उसका रिफ्लेक्शन मेरे पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बाउंस बैक करके मेरे पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस जो है पूरी तरीके से सही। ठीक है, लेकिन फिर मैं आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को दुख दिया, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, यानी कि जो किया मुझे वो वापस मिल रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर माई ना करके क्या होगा, माई सेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप, और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। जैसे जैसे we adopted we adopted we adopted we adopted we adopted the environment, we adopted the environment
एनवायरमेंट, ठीक है। वी अडॉप्ट द एनवायरमेंट, यानी कि हमने जो अडॉप्ट किया है वो खुद के लिए किया है। एनवायरमेंट को जो है अडॉप्ट किया है वो उसका रिफ्लेक्शन को हमारे पे आ रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, वी अडॉप्ट आवरसेल्व्स, क्या लिखेंगे, आवरसेल्व्स, वी अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट। एक चीज आप याद रखेंगे यहाँ पर, ये जो अडॉप्ट है ना, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है वी अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आई इंट्रोड्यूस हिम, ठीक है, वो सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। अगर मैं कहूं आई इंट्रोड्यूस मी, तो वहां पर मी कहना गलत हो जाएगा, तो वहां पर उसको इस्तेमाल करना होगा आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। इस स्थिति में क्या कहना होगा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और इस स्थिति में जैसे आई इंट्रोड्यूस हिम, तो वो उस स्थिति में वो इंट्रोड्यूस कराना जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उस स्थिति में अगर मैं रिफ्लेक्ट करके वो एक्शन जो मैं कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट करके मुझ पे ना आए, तो वो सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट करके वो वापस आ रहा है डूअर के पास, तो हमको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन के रूप प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ और वर्ड्स हैं, उनको भी लिखता हूं मैं, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी मैं लिखता हूं, जैसे स्टॉप, कीप, मोर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, स्टॉप, कीप, मोर, हाइड, टर्न, क्वालिफाई, ठीक है। स्टॉप, कीप, मोर, हाइड, टर्न, क्वालिफाई और बात, ऐसे ही कुछ वर्ड्स और हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, इनके साथ जो है नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को अच्छा होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं लिखता हूं, he always hide himself behind he always hide himself behind the tree when I saw him, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया, when I see him, तो मैं उसे देखता हूं, ठीक है, when I see, ठीक है। फिर एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, I bathed myself in the river, ठीक है। I bathed myself in the river। चलो इन दोनों सेंटेंस के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ये हाइड जो है और ये जो क्या है बात है, वो किस कैटेगरी से यहाँ पर है और ये यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इनके साथ हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल नहीं पर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इसका इस्तेमाल। ये सेंटेंस सीधा सही होगा, he always hide behind a tree when I see him, ठीक है। सेंटेंस क्या सही होगा, he always hide himself, माफ करना, he himself नहीं होगा, he always hide behind a tree when I see him। फिर दूसरा सेंटेंस होगा I bathed in the river, ठीक है। बस ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। और एक हमारा काइंड है और है जो है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन बस यही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये सेल्स वाले, ठीक है। लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसमें थोड़ा सा जोर देकर के बात करें, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें प्रोनाउन में जरूरी थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं।
और आज जो है हमारा प्रोनाउन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक नया चैप्टर नई शुरुआत के साथ। और ये चैप्टर बस इतना ही था। अब आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ले आए इस चैप्टर से रिलेटेड, आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। और बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।